हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे सातवाहन जो शासन है उसके बारे में। ठीक है। एंसेंट इंडिया हिस्ट्री में आप इस शासन के बारे में पढ़ते हैं, तो इस शासन के बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस शासन के दौरान कौन कौन से राजा हुए, इसकी राजधानी क्या थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर और इनका रहन सहन आदि सब कुछ कैसा था। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सातवाहन राजवंश के परिचय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इनका शासनकाल रहा पहली ईसा शताब्दी के आसपास, जो अपना दक्कन क्षेत्र है। दक्कन में जो अपना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, ये वाला आप मैप देख सकते हैं। इस वाले क्षेत्र में सातवाहन शासन था, वो फैला हुआ था। दोस्तों, ये दक्कन और मध्य भारत के मौर्य काल, जो मौर्य शासन थे, उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो सातवाहन राजवंश है वो किन का उत्तराधिकारी है। तो जो मौर्यों के बाद में शासन किया दक्कन क्षेत्र पर, तो वो उन्होंने शासन किया था सातवाहन में। ठीक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान है। सातवाहन राजाओं को आंध्र भूत्य भी कहा जाता है। गाइस, यह शब्द मुख्यतः आंध्र जनजाति को संदर्भित करता है। ठीक है। सातवाहन राजवंश है, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था सातवाहन राजाओं ने। दोस्तों, सातवाहनों ने तेलंगाना क्षेत्र पर शासन करना शुरू किया और फिर गोदावरी बेसिन में शासन करने के लिए महाराष्ट्र चले गए। बाद में इन्होंने प्रतिष्ठान, एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में जिसे पैठन के नाम से भी जानते हैं, पैठन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में कि सातवाहन जो शासन था उन्होंने कौन सी नदी बेसिन में शासन किया और उनकी राजधानी क्या थी। इन्होंने जो गोदावरी बेसिन है वहां पर इन्होंने शासन किया और इनकी राजधानी थी वो पैठन प्रतिष्ठान थी, जो कि वर्तमान के जो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है वहां से ये वहां पर भी इन्होंने शासन किया था। दोस्तों, सबसे पुराने सातवाहन शिलालेख जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिन्होंने कड़मों को हराया, इसमें कहा गया कि सातवाहनों ने कड़मों को हराया तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों, मुख्य रूप से उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी है उस वहां पर इन्होंने अपनी सत्ता स्टाब्लिश की। राइट। अब इसके शासकों के बारे में बात करें तो सबसे पहला शासक आता है सिमुक। दोस्तों, सिमुक है वो सातवाहन राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सातवाहन राजवंश का संस्थापक शासक कौन है, तो वो है सिमुक। फिर आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिन्होंने 106 से 130 के बीच में शासन किया। दोस्तों, इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था और अपने शाही प्रतीक चिन्ह के साथ नहपान के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। राइट। साथ ही इन्होंने वैदिक अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ध्यान रखना, इन्होंने वैदिक अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इनकी माता गौतमी वल्लभी का जो नासिक शिलालेख है, इसमें इनको शक, पल्लव और यवनों का विजेता बताया गया है। ठीक है। तीन शासक है, शक, पल्लव और यवन। इन शासकों का विजेता बताया जाता है जो शिलालेख है गौतमी बलश्री नासिक शिलालेख, उसमें इनको बताया गया है। राइट। दोस्तों, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने राजा राज, महाराज आदि की उपाधि धारण की। ठीक है। कौन कौन सी उपाधि है इसमें? दो उपाधि धारण की, एक तो राजा राज की, एक महाराज की, मतलब महान राजा, राजा राज मतलब राजाओं में राजा। फिर आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। दोस्तों, यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र था, साथ ही उसका उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इन्होंने गोदावरी नदी के तट पर जो पैठन क्षेत्र है, प्रतिष्ठान है, वहां पर राजधानी स्थापित की। तो ध्यान रखना, सातवाहनों की राजधानी है वो किसने बसाई थी? वो बसाई थी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने। फिर आता है याज्ञ श्री सतकर्णी। दोस्तों, इनका शासन है वो 165 से 194 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वह वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी का भाई था और अंतिम महत्वपूर्ण सातवाहन राजा भी माना जाता है। दोस्तों, इन्होंने उत्तरी कोंकण और मालवा में शकों को पुनः हासिल किया। जहाज की विशिष्ट आकृति वाले इन्होंने सिक्के भी जारी किए थे, जो कि इनके शासनकाल के दौरान विदेशी व्यापार के महत्व को दर्शाते हैं। तो पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कौन सा सातवाहन शासक था जिन्होंने जहाज की विशिष्ट आकृति के सिक्के जारी किए थे, तो वो थे याग श्री सातकर्णी। राइट। फिर आता है अंत में राजा हाल।
दोस्तों राजा हाल के बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि इनकी एक कथा है, एक कविता संग्रह है, गाथा सतसई। कौन सी? गाहा या फिर गाथा सतसई, जो कि गाइस ध्यान रखना प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज है? इस लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाता है। प्राकृत भाषा में ये लिखी गई है। इसमें लगभग 700 प्रेम संबंधी कथाओं का, कविताओं का संग्रह किया गया है। राइट। तो गाथा सतसई प्राकृत भाषा में लिखी हुई रचना है, जो कि सातवाहन राजा हाल के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये अपन चर्चा करेंगे सातवाहनों की भौतिक संस्कृति के बारे में, उनके धातु जो वो उपयोग वगैरह करते थे धातु का, उसके बारे में। तो गाइस इन्होंने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया तथा तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल से यहाँ पर इनके लोहे एक्स के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही गाइस इन्होंने सोने का उपयोग है वो बहुमूल्य धातु बनाने के लिए किया था। सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। ध्यान रखना, इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। सोने के सिक्के की जारी करने की बजाय इन्होंने क्या किया था? उनके बहुमूल्य धातुओं का निर्माण किया था। राइट। दोस्तों वो सिक्के बनाने के लिए सिस्सा, पोटीन, तांबा और कांस्य वस्तुओं का उपयोग करते थे। ये पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। सीसा, पोटीन, तांबा और कांस्य के सिक्के कौन जारी करते थे? सातवाहन शासक। दोस्तों यहाँ पर एक कोलार खदान है जहाँ पर प्राचीनतम सोने के साक्ष्य मिले हैं। ये कोलार खदान है वो अपने कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों पोटीन सिक्कों में प्रयुक्त एक आधार धातु मिश्रित धातु है। यह आमतौर पर तांबे, टिन, शीशे आदि के भिन्न भिन्न अनुपात का एक मिश्रण होता है। इसमें आमतौर पर कई महत्वपूर्ण कीमती धातुओं का मिश्रण इसमें नहीं किया जाता है। राइट। आगे है सातवाहन शासन के दौरान कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की जाए तो इस क्षेत्र में धान की रोपाई, कपास का उत्पादन कृष्णा और गोदावरी क्षेत्रों के बीच में किया जाता था। ठीक है। तो इनका जो कृषि मैदान क्षेत्र है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र को ये अपना कृषि आजीविका का क्षेत्र मानते थे। दोस्तों व्यापार में वृद्धि इस क्षेत्र में पाई गई रोमन और सातवाहन सिक्कों से परिलक्षित होती है। मतलब यहाँ पर जो रोमन सिक्के पाए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस दौरान व्यापार किया जाता था रोमन क्षेत्र से। इसने कई व्यापारी और कारीगरों को आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। गाइस उन्होंने बौद्ध धर्म को भरपूर मात्रा में दान दिए और छोटे छोटे स्मारक पट्टिकाओं का निर्माण भी करवाया। अर्थात जब व्यापार बढ़ा तो समृद्धि बढ़ी तो धर्म के क्षेत्र में दान दक्षिणा की गई, जिससे बौद्ध धर्म है वो आगे उभर कर आया। राइट। दोस्तों गणिका या इत्र निर्माताओं के बारे में बात करें तो बार बार दान देने के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। बाद में गणिका का जो अर्थ था पहले इत्र के लिए होता था, बाद में इसका अर्थ है वो दुकानदारों के लिए किया जाने लगा था। यह है सातवाहन वंश का सामाजिक संगठन। तो गाइस सातवाहन वंश के सामाजिक संगठन के बारे में बात करें तो इसको सातवाहन है इनको दक्कन की एक प्रमुख जनजाति माना जाता है। ठीक है। आ जाता है कि ये जनजाति थी एक जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते शासक बन गई। दोस्तों हालांकि इनके ब्राह्मीकरण की बात करें तो बाद में ये एक जनजाति थी जिसका बाद में ब्राह्मीकरण किया गया। जैसा कि गौतम पुत्र सतकर्णी को ब्राह्मण होने का दावा यहाँ पर स्पष्ट होता है। गाइस उन्होंने 4 भागों में वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का दावा भी किया। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का दावा करने वाले कौन से जो शासन था? तो वो सातवाहन शासन था। इनके मातृत्व पहलू की बात करें तो गाइस यहाँ पर राजाओं के नाम थे वो अक्सर उनकी माताओं के नाम पर होते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र, विशिष्टि पुत्र आदि। ठीक है। तो ये लाइन पूछ ली जाती है कि इन राजाओं के नाम माताओं के नाम पर किन शासकों के रखे जाते थे? वो रखे जाते थे सातवाहन शासकों के। राइट। दोस्तों कुछ शिलालेख है वो राजा और उनकी माँ दोनों के नाम पर जारी किए जाते थे। मात्र सत्तात्मक तत्वों का प्रदर्शन करते हुए गए सातवाहन शासक परिवार के पास जो सिंहासन था उसका उत्तराधिकारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था। पदार्थ कहने का मतलब यह है कि जो राजाओं के नाम थे वो तो माताओं के नाम पर होते थे, लेकिन यहाँ पर जो सिंहासन मिलता था वो मात्र सत्तात्मक नहीं था। वो सिंहासन था पितृ सत्तात्मक, अर्थात पिता के पुत्र जो बड़ा पुत्र है, पिता पुत्र फिर पोते वो, और ऐसे जो शासन है पीढ़ी बाई पीढ़ी ऐसे ट्रांसफर होता था, माता के जरिए ट्रांसफर नहीं होता था। राइट। आगे चर्चा करेंगे इनके प्रशासन के बारे में। दोस्तों सातवाहन धर्म शास्त्र के आदर्शों का पालन करते थे।
राजा को देवीय गुणों से युक्त तथा धर्म के संरक्षण के रूप में इनको चित्रित किया गया है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो गाइस इन्होंने अशोक काल की जो कुछ प्रशासनिक संरचना थी उसको बरकरार रखा। ठीक है, तो अशोक जो मौर्य शासक थे उनकी जो भी प्रशासनिक संरचना थी उनका इन्होंने पालन किया। अधिकारियों को अमात्य और महामात्रा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो अमात्य और महामात्रा क्या है, ये अधिकारियों के नाम है। दोस्तों उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्रिक कहा जाता था। इनको उच्च अधिकारी होते थे उनको महाराष्ट्रिक कहा जाता था। राइट दोस्तों, राजा एक प्रशासनिक विभाग की शुरुआत की जबकि जिलों को आहार भी कहा जाता था। ठीक है, राष्ट्र नामक इन्होंने एक प्रशासनिक विभाग की शुरुआत की थी और जिले को आहार के नाम से जानते थे। पूछ लिया जाता है आहार के बारे में, आहार क्या है, तो ये जिलों का नाम हुआ करता था। दोस्तों सामंत और स्थानीय प्राधिकारी की बात करें तो राज्य में 3 श्रेणी में सामंत होते थे, जिनमें प्रमुख तो होता था वो राजा होता था सबका, जिसके नाम पर सिक्के चलाए जाते थे, जिससे सिक्के चलाने का अधिकार होता था। राइट, अन्य में होते थे महाभोज और सेनापति। फिर इनके नीचे होते थे आदिवासी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ होता था वो प्रांतीय गवर्नर होता था। प्रांतीय गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती थी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक गोलमी के अधीन होता था, जो कि सैन्य रेजिडेंट का प्रमुख होता था। पूछ लिया जाता है कि गोलमी क्या है, गोलमी होता था वो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन देखता था, जो कि सैन्य रेजिडेंट भी होता था। तो दोस्तों कटक और स्कंदवर जैसे जैसे सैन्य शिविरों बस्तियों आदि को ये दर्शाते थे। जब तक राजा वहां रहता था तब तक ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे तथा यह उनके शासन के सैन्य चरित्र को भी प्रदर्शित करते थे। दोस्तों प्लिनी ने अपने अभिलेखों में कहा है कि आंध्र साम्राज्य के आसपास पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना की एक बहुत बड़ी सेना थी। कहने का मतलब ये है कि सातवाहन जो शासन था वो सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण शासन था, मतलब इनके पास मिलिट्री पावर थी वो अच्छी खासी थी। बात करें इनके भूमि अनुदान और कर मुक्त गांव की, गाइस इन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनको कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सा शासक है, कौन सा शासन राजवंश है जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध धर्मों को कर मुक्त भूमि है वो देने की प्रथा शुरू की थी, तो वो है सातवाहन राजवंश। ठीक है दोस्तों, एक शिलालेख है नाणेघाट शिलालेख जो कि महाराष्ट्र में, इसमें उल्लेख किया गया है कि बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में प्रोवाइड करवाई जाती थी। दोस्तों भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का एक समूह तैयार हुआ जो खेती नहीं करते थे लेकिन भूमि के मालिक थे, जिससे भूमि आधारित सामाजिक और समाज के में विभाजन का विकास है उसका पदानुक्रम हुआ। दोस्तों ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के नियम लागू करने में मदद की जिससे समाज स्थिर हो गया। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का जन्म कब से होता है, वर्ण व्यवस्था का जन्म होता है सातवाहन राजवंश से। ठीक है, ये चर्चा करेंगे सातवाहन राजवंश के धर्म के बारे में। दोस्तों इन्होंने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि जो वैदिक यज्ञ होते थे इन्होंने इन यज्ञों का आयोजन करवाया तथा कृष्ण और वासुदेव सहित ये जो वैष्णव देवता थे उनकी पूजा किया करते थे। साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया। इन्होंने महायान बौद्ध धर्म में विशेष रूप से कारीगर वर्ग के बीच में जो धर्म था उसको बढ़ावा दिया। दोस्तों आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती तथा सातवाहन और उनके उत्तराधिकारी इच्छुओं के अधीन यहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये स्थापित हुए। ठीक है, तो सातवाहन जो राजवंश था इसके दौरान कौन से क्षेत्र हैं जो कि बौद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हुए, तो वो है आंध्र प्रदेश के 2 क्षेत्र, एक तो है अपना अमरावती, ठीक है, एक है नागार्जुन कोंडा। दोस्तों बौद्ध धर्म संभवतः व्यापारियों के समर्थन से महाराष्ट्र के नासिक और जुनार जैसे पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से फैल गया। आगे चर्चा करते हैं इनकी वास्तुकला के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने चट्टान को काटकर जो रॉक कट होती थी उनको काटकर चैत्य और मठों की स्थापना की। कई चैत्य, बौद्ध धर्म के 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है चैत्य और एक होता है विहार। चैत्य वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे वो पूजा पाठ करते थे, विहार वो क्षेत्र था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु का रहन सहन होता था, निवास स्थान होता था। तो दोस्तों कई चैत्य और मठ है वो उत्तर पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र में
ठोस चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी दक्खन में कारले का चैत्य जो कि अपने महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दोस्तों, नासिक में उपस्थित तीनों विहारों में नहपान गौतमीपुत्र के शिलालेख है जो पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास के माने जाते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश में बौद्ध स्तूपों के बारे में। तो दोस्तों, सातवाहन राजवंश के दौरान अमरावती, कौन सा, अमरावती बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, लेकिन गाइस दूसरी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यह पूरी तरह से इसका पुनर्निर्माण करवाया सातवाहन शासकों ने। साथ ही नागार्जुन कोंडा दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान सातवाहनों के उत्तराधिकारी इच्छाओं के संरक्षण में यह फला फूला था। इस स्थल पर बौद्ध स्मारक, प्रारंभिक ब्राह्मणवादी जो ईंट मंदिर हैं वो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ब्राह्मणवादी ईंटों के जो मंदिर थे वो भी बनाए, साथ ही जो बौद्ध धर्म की स्तूप मठ आदि का भी इन्होंने मरम्मत करवाई, निर्माण करवाया। दोस्तों, सातवाहनों ने सांची के बौद्ध स्तूप के अलंकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी मरम्मत करवाई। साथ ही राजा सातकर्णी द्वितीय के अधीन जो सांची का बौद्ध स्तूप है इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। तो जो सांची का बौद्ध स्तूप है इसमें भी इनके निर्माण में, इसके पुनर्निर्माण में, इसके योगदान में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। फिर अपन चर्चा करते हैं सातवाहन राजवंश की भाषा के बारे में। दोस्तों, इनकी जो राजभाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, उनके सभी शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में रचित है, और जो ब्राह्मणी लिपि का इन्होंने प्रयोग किया। पूछ लिया जाता है सातवाहन राजवंश ने कौन सी लिपि का प्रयोग किया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो भाषा तो थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मणी। ठीक है, गाहा सत्सई एक महाराष्ट्रीय प्राकृत ग्रंथ है जिसमें लगभग 700 प्रेम कविताएं शामिल हैं। इसकी विषय वस्तु तमिल संगम कविता के समान थी तथा इसका शेरी हाल नामक सातवाहन राजा को दिया जाता है। ठीक है, इनके पतन की बात करें कि यह जो साम्राज्य समाप्त कैसे हुआ, तो गाइस तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी जगह इच्छाओं ने ले ली। उसके बाद आंध्र में पल्लव और उत्तरी कर्नाटक में जो कदम राजवंश था इनका शासन स्थापित हो गया। राइट, तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन बने? आंध्र प्रदेश में पल्लव राजवंश, कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में कदम्ब आए, और मुख्य रूप से जो इच्छाउक राजवंश था उन्होंने इनका स्थान लिया। इस तरह अपन ने चर्चा करी सातवाहन राजवंश के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।